हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं सर्वनाम के विषय में। सर्वनाम को जानते हैं, सर्वनाम के क्या भेद होते हैं, सर्वनाम का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो हम अभी आज सर्वनाम के विषय में विस्तार पूर्वक जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वनाम कहते किसे हैं। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब आप सभी को ये तो ज्ञात ही होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर पहले ही बताते हुए चलती हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्योंकि इस प्रकृति पे जो भी आपको अपने चारों तरफ कोई भी वस्तु, कोई कुछ भी दिखाई देता है, तो हर किसी का कोई ना कोई नाम होता है। तो जब हम उसके नाम के स्थान पर हम किसी अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई लड़का खड़ा हुआ है, तो उसका नाम मान लीजिए कि सोहन है। तो आप उसको कह रहे हैं कि सोहन इधर आओ, लेकिन अगर आप उसे ये उसके दोस्त को या किसी को उसके विषय में कुछ बातें कर रहे हैं, तो आप उसका दोस्त आपके पास खड़ा हुआ है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि देखो वो लड़का है ना, वो तुम्हारा मित्र है। तो आपने सोहन के स्थान पर वो शब्द का प्रयोग किया। या फिर मान लीजिए कि आप किसी क्लास में पढ़ते हैं, आपकी क्लास में कोई लड़की है जिसका नाम सीता है। तो आप किसी को सीता के विषय में बता रहे हो, सीता आपसे कुछ दूरी पे खड़ी है, तो आप कह रहे हो कि वह लड़की तुम्हारी क्लास में पढ़ती है। तो आपने यहाँ पर सीता के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया। तो सीता हो गई संज्ञा, और आपने यहाँ पर संज्ञा शब्द का प्रयोग ना करते हुए जिस वह शब्द का प्रयोग किया है वह शब्द ही सर्वनाम है। तो आपको बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब हम संज्ञा के स्थान पर किसी अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्द ही हमारा सर्वनाम कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सर्वनाम के भेद के विषय में। तो बच्चों, सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में। चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम को जान लेते हैं कि क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले हम इसी पर चर्चा करते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता कौन होता है? जो बोल रहा होता है, वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना मैं, जब मैं कोई भी व्यक्ति स्वयं के बारे में बात कर रहा होता है, या 2 या 4 लोग खड़े हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं, तो हम हो गया। तो ये जो शब्द होते हैं ना, ये वक्ता द्वारा खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, मुझे खेलने जाना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं खुद के विषय में बात कर रही हूँ। तो जहाँ मैं खुद के विषय में बता रही हूँ तो वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर मैं का मतलब होता है कि यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर मैं अपना नाम लेकर आपको समझा रही हूँ। कोई भी व्यक्ति, जब आप किसी दूसरे से बातें कर रहे हैं और जिस समय आप सिर्फ अपने विषय में बातें कर रहे हैं, तो उस समय वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि वहाँ पर आप केवल अपने विषय में बातें कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप किसी और के बारे में नहीं, केवल अपने बारे में बातें करते हैं, तो वहाँ पर आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चों जानते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दर या समीप वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान, घटना, व्यापार की निश्चितता का जिक्र हो, उन्हें उन शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से किसी भी कार्य का, किसी वस्तु का निश्चित रूप से कंफर्म हो जाती है कि ये चीज़ निश्चित रूप से हुई है या हो रही है या होने वाली है, या ये चीज़ निश्चित रूप से है, तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इसके उदाहरण का आपको पता कैसे चलता है, जैसे उन वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किनका? जैसे यह, ये, उस, इस, वे आदि। जैसे यह मेरा बैग है, तो निश्चित रूप से यह मेरा बैग है ना, तभी तो मैंने इतने कॉन्फिडेंस से कहा है
कि यह मेरा बैग है, ये उसकी पुस्तक है। तो यहाँ पे भी मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ बता रही हूँ कि ये पुस्तक उसकी है। जैसे मान लीजिए आपके क्लासरूम में आपको कोई पेन पड़ा हुआ दिखाई देता है और आपको पता है कि ये पेन जो उसमें मान लीजिए कोई निशान लगा हुआ है या फिर वो पेन कुछ अलग कंपनी का है जो आपकी क्लास में सिर्फ एक ही बच्चे के पास है, और आपको पता है कि ये पेन किस बच्चे का और आपको वो पड़ा हुआ दिखाई देता है, तो आप पूरे निश्चित रूप से बिना किसी से पूछे, बिना किसी से जानकारी प्राप्त किया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हो कि ये पेन तो राम का है। तो वहां पर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो ऐसे शब्दों से जहां पर किसी भी कार्य का, किसी वस्तु का, जहां पर आप निश्चित रूप से यानी कि आप श्योर हो उस कार्य को करने में या उसे कहने में, तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अनिश्चय सर्वनाम। तो बच्चों जान लेते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो बच्चों ऐसे शब्द जिनमें स्थान, व्यक्ति, वस्तु आदि के द्वारा निश्चितता का बोध न होता हो, अर्थात वह शब्द जो वस्तु या पदार्थ के निश्चित होने का बोध नहीं करवाता हो, वे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इनका बोध आपको कैसे होता है कि ऐसे वाक्यों में कुछ, किसी, कोई आदि शब्दों का प्रयोग रहता है। जैसे मान लीजिए कि अनिश्चयवाचक रहता है, आप बाहर खड़े हो और आपको अचानक आसमान में घटा दिखाई दे रही है, तो आप नहीं कह सकते कि बारिश होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि कई बार बादल आते हैं और बिना बरसे ही चले जाते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम इस तरह के वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। कुछ जैसे कई बार होता है ना कि जैसे आपको किसी ने कोई चीज़ सामान दिया, तो आपको कहा गया कि इसका कुछ भाग आपको बांटना है, तो वो आपने निश्चित रूप से नहीं पता ना कितना भाग आप बांट सकते हो। उसका 50% बांट सकते हो, उसका थर्ड पार्ट बांट सकते हो। तो यहाँ पर अनिश्चित है ये चीज़ कि आप कितना उसका जो हिस्सा है वो बांटना चाहते हो। तो जब चीज़ें हमें कंफर्म नहीं है कि हम वो कितने कर सकते हैं या कितना हो सकती है, यानी कि उसे होने का आपको नहीं पता। जैसे मान लीजिए आपकी छुट्टी पड़ने वाली है, लेकिन आपने सोच रखा है कि मैं इस बार नानी के घर जाऊंगा या फिर मैं शिमला घूमने जाऊंगा। तो अभी आपकी इस प्लानिंग में अनिश्चितता है, क्योंकि अभी आपको निश्चित रूप से नहीं पता कि आप क्या करोगे। तो जहाँ पर हमारी कोई भी कार्य, जहाँ पर हम निश्चित रूप से श्योर नहीं है, तो वहाँ पर हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। तो बच्चों जानते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि के संबंध में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसका हमें पता कैसे चलता है बच्चों। जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम में किसका, किसकी, कौन, क्या, कहाँ आदि शब्दों का प्रयोग रहता है। अगर इसका एक छोटा सा मैं आपको एक ट्रिक और बताऊं कि जब भी कोई भी आपके सामने कोई वाक्य लिखा हुआ है और उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पहला तो पहचान यही होती है इसकी कि जिसके अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे जाए तो वो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं दिया जाता कि ताकि बच्चों की सोचने की क्षमता बढ़े। तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपको वो चीज़, आप जो भी वाक्य में लिखा हुआ है आप उसको लेकर श्योर नहीं है, आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे राम कहाँ जा रहा है, आपको नहीं पता वो कहाँ जा रहा है। तुम कब आओगे, तुम्हें नहीं पता वो कब आएगा। तुमने ये क्या किया, आपको नहीं पता। जैसे मान लीजिए कि आप क्लासरूम में घुसते हैं, आपको एक बच्चा हड़बड़ाहट से में खड़ा होता दिखाई देता है, तो आपको नहीं पता कि वो क्यों हड़बड़ाहट में खड़ा हुआ। आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आएगा कि इसने क्या किया, यहाँ पर आपको नहीं पता कि क्या किया। तो बच्चों जिस क्वेश्चन में प्रश्न में आपको जैसे मान लीजिए कोई बुक पड़ी हुई है कि आप कहोगे कि ये किसकी है, तो जैसे हमने निश्चयवाचक में जाना था कि जिस चीज़ को देखती है आप निश्चित रूप से जान जाए कि बुक किसकी है, तो आप वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन जब आपको वो बुक आप उठा रहे हो लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन है
कि ये किसकी है बुक, क्योंकि आपको हो सकता है कि आप दो बच्चों का आपके दिमाग में हो कि ये राम की है या रोहन की है। तो ऐसे ऐसे जो वाक्य होते हैं उनमें हमारा पर्सनवाचक सर्वनाम हो जाता है। या कई बार आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आपको लगा कि कोई क्लास में बच्चा आया था लेकिन अचानक से बाहर भाग गया, तो आपको लगेगा कि कौन था जो अभी क्लासरूम में आया था। तो जहाँ पर आपको उस चीज़ का कंफर्मेशन नहीं मिलता, आप श्योर नहीं होते हो, वहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इनकी एक पहचान ये भी होती है कि इन वाक्यों में कहाँ, किसका, किसने, कब, किसे, क्यों आदि का प्रयोग किया जाता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ हमें हमेशा ये भी ध्यान रखनी है कि कौन का प्रयोग सजीवों जो सजीव होते हैं ना उनके लिए नहीं होता है, जो निर्जीव वस्तु होते हैं ना उनके लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, अब हम बात करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम की। तो बच्चों जान लेते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो बच्चों जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाता है वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है, जैसे जिसका, जो कि, जो, सो, जितना, उतना आदि। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे सबसे पहले जिसका। जिसका शब्द देखो यहाँ पर जो हमारा ये सर्वनाम है इससे एक तो आपको संबंध जो शब्द है उसी से आपको पता चल रहा है कि जिस चीज़ का किसी दूसरी वस्तु से संबंध होता है। जैसे मान लीजिए कि पेन और सोहन, उनका आपस में संबंध हो गया क्योंकि पेन सोहन का है, तो यहाँ सोहन का और पेन का आपस में संबंध हो गया। संबंध दूसरा ये होता है कि ये जैसे माता पिता, पुत्र का अपने माता पिता से हो गया, ये चीज़ हो गई। दूसरा होता है कि कुछ वाक्य में जैसे प्रयोग किया जाता है कि जो करोगे सो भरोगे, जो करेगा सो भरेगा। तो इन जैसा मतलब जैसा आपने किया है ऐसा ही आपको फल मिलेगा। तो ये आपस में संबंध हो गया करने का और फल प्राप्त होने का। ठीक है। और जितना उतना, जितना करोगे उतना पाओगे। जैसे आप रिक्शा से पहले अगर आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं तो आप उसी प्रकार के नंबर प्राप्त करोगे, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आपके नंबर कम आएंगे। तो ये चीज़ होती है संबंध का कि जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। तो मेहनत का और फल का यहाँ पर आपस में संबंध हो गया। तो जब दो चीज़ों का आपस में संबंध होता है तो वहाँ पर हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। आगे बढ़ते हैं चलिए। अब बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो बच्चों दो शब्द, जो शब्द व्यक्ति अपने खुद के लिए प्रकट करता है, अर्थात जिन शब्दों में काम करने वाले व्यक्ति के साथ अपनापन प्रकट करता है, उन शब्दों को निजवाचक सर्वनाम के रूप में जाना जाता है। अब उदाहरण के तौर पे क्या रहता है, जैसे आप, स्वयं, खुद, अपना, हमारा इत्यादि। तो निज होता है यानी कि निजी, खुद का, अपना, स्वयं के बारे में बात करना। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, मुझे खुद से कार्य करना अच्छा लगता है, मैं अपनी पुस्तकों को अपने आप रखता हूँ, मैं अपने खाने के बर्तन किचन में खुद रख के आता हूँ। तो मैं अपने बारे में, निज, अपने स्वयं के बारे में बात कर रही हूँ। तो जब आप स्वयं के बारे में बात करते हैं, अपने बारे में किसी को बता रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम होगा कि मुझे जल्दी उठना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ आप सामने वाले व्यक्ति को अपने विषय में बता रहे हो, तो वहाँ पर हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। तो बच्चों आज की ये जो हमने सर्वनाम के विषय में पढ़ा है आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से किसी एक अन्य विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।